अब देर आर टू टाइप ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म यानी कि होम्योस्टेसिस में फीडबैक मैकेनिज्म के दो टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, ठीक है, मैकेनिज्म कह सकते हैं। इनका काम वैसे, इनको आप चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी कह सकते हैं। ये जाते हैं बॉडी को चेक करते हैं, बॉडी में कोई खराबी वगैरह, डिजीज वगैरह या मेल फंक्शनिंग वगैरह चेक करते, चेक करके ही ये सीएनएस को इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है, थ्रू द रिसेप्टर्स। सीएनएस को जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो इफेक्टर्स के थ्रू, इफेक्टर्स भी हम सेल्स हैं हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं, तो उनके थ्रू क्या करेंगे, ये काम करेंगे। तो दीज आर टू टाइप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। अब सिमिलर सेल्स हमारी बॉडी में, जैसे कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स को हम टर्म करेंगे टिश्यूज। टिश्यूज क्या होते हैं, हमारी बॉडी जैसे कि आपको पता है कि तकरीबन 75 ट्रिलियन सेल से मिलकर बनती है, ठीक है, कितने, 75 ट्रिलियन सेल से मिलके बनती है। तो ये 75 ट्रिलियन सेल्स अगर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करें तो हम उसको टिश्यूज टर्म करेंगे, जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू। अब हमारे बोन्स जो हैं और ब्लड जो है वो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। इसी तरह से और भी एग्जांपल्स हैं टिश्यूज़ के, लेकिन आप ये समझ लें कि हमारा ब्लड जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। फीडबैक मैकेनिज्म कैसे काम करता है, ये इंक्रीज करेगा या इनिशिएट करेगा चेंजेस को, जैसे कि प्लेटलेट्स एक्टिंग व्हेन द बॉडी ब्लीड्स, ठीक है। अब या तो ये इनिशिएट करेगा या तो ये क्या करेगा, इनिशिएट्स, इंक्रीज, या तो ये इंक्रीज कर देगा या तो ये इनिशिएट करवाएगा। जब भी डॉक्टर बाजू पे इंजेक्शन लगाता है तो वो कुछ एक कॉटन का स्वाब यूज़ करता है, अल्कोहल स्वाब, उस होल पे जहाँ पे नीडल लगाई गई है, ताकि वहाँ पे क्या हो जाए, प्लेटलेट्स जो हैं ब्लड के एक्यूमुलेट हो जाएं और उसको क्या कर दें। अब ब्लडिंग हो रही है, चोट लगी, फॉर सपोज चोट लगी, तो अब ब्लड कैसे रुकेगा, चोट लगती है तो ब्लड कैसे रुकेगा, तो हल्की फुल्की अगर चोट है तो प्लेटलेट्स क्या करेंगे, ब्लड में ही मौजूद होते हैं, वो क्या करते हैं, वो वहाँ पे उसको एक्यूमुलेट कर देंगे, यानी कि वहाँ पे उस एरिया पे क्या करेंगे, इकट्ठा कर देंगे, ताकि बॉडी जो है वो उस जख्म से जो है ब्लडिंग ज़्यादा ना आए, ठीक है। तो ये किसका काम होता है, फीडबैक मैकेनिज्म का। ये क्या करेंगे, या तो इंक्रीज कर देंगे या तो इनिशिएट करवाएंगे। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम रिड्यूस आर सप्रेसेस, ठीक है, सप्रेसेस, सॉरी, रिड्यूस करेगा या तो सप्रेस कर देगा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में किसी टेम्परेचर बढ़ गया तो बॉडी टू नॉर्मल, लाइक व्हेन बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्स इन कोल्ड वाटर, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज टू रिटर्न द बॉडी टू द नॉर्मल, लाइक जैसे कि अभी सर्दी आ रही है, अगर हम टेम्परेचर हमारी बॉडी का गिरने लगे, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर गिरने लगे और वो हमारी बॉडी को अफेक्ट करने लगे, तो क्या करेंगे, हम कुछ कपड़े पहन लेंगे, गर्म कपड़े, या फिर एक्टिविटी ऐसी करेंगे जिससे हमारी बॉडी कूलर रहे, सॉरी वार्मर हो जाए, ठीक है, हमारी बॉडी क्या हो जाए, वार्मर हो जाए और गर्म हो जाए, इसी तरह से, ठीक है। यानी कि एक चीज़ अगर बढ़ गई तो उसके नतीजे में हम इसको क्या करेंगे, कम करने की कोशिश करेंगे। तो दीज ऑल विल बी ट्रम्ड इनटू नेगेटिव फीडबैक। अमोनिया, अब ये बहुत ही हाईली टॉक्सिक है और ये अमूमन फ्रेश मेरीन वाटर्स में आई थिंक मिलती है, हाईली टॉक्सिक गैस प्रोड्यूस बाय द ब्रेकडाउन ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड लाइक इन द बॉडी। अब नाइट्रोजनस कंपाउंड हमारी बॉडी में जो भी चीज़ें हम खाते हैं तो उनमें नाइट्रोजन, पहले तो प्रोटीन, जो भी चीज़ें खाएंगे, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोटीन का इंटेक करेंगे, उनमें ये यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनाइन और अमोनिया बनेंगे। अमोनिया, इनको हमने फिर क्या करना होता है, बॉडी से वेस्ट, यानी कि एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर निकालना होता है, ठीक है। अमोनिया का अगर फॉर्मूला देखें तो ये NH3 होगा और ये हाईली टॉक्सिक होगी, ठीक है, हाईली टॉक्सिक है, बहुत ही खतरनाक गैस है ये, और ये ब्रेक डाउन होती है, जब भी ब्रेक डाउन होगा नाइट्रोजनस कंपाउंड का तो ये फ़ौरन बन जाती है हमारी बॉडी में, तो बनते ही इसको क्या कर देते हैं, यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं। द ऑर्गन इन्वॉल्व इन द यूरिनरी सिस्टम। अब हमारे यूरिनरी सिस्टम में जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं वो कुछ इस तरह से हैं, इसमें हमारे पास 2 किडनीज, एक पेयर ऑफ किडनी या फिर 2 किडनी, यूरिटर्स आ जाते हैं। अब देखें यहाँ पे अगर किडनी बनाए तो कुछ इस तरह से, ये एक और किडनी बनाए, बेटा ये किडनी, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है तो इस पे आपने फोकस नहीं करना, आपने फोकस करना है कॉन्सेप्ट पे। और ये कुछ इस तरह से हमारे पास यूरिटर्स बन जाते हैं। यहाँ पे होता है ब्लैडर हमारे पास,
ठीक है, और यहाँ पे होता है, इसके यहाँ पे कनेक्टेड होता है यूरिथ्रा। ठीक है, तो ये दो किडनीज आ गई, दो यूरिटर्स आ गए, ये एक यूरिटर, ये दूसरा यूरिटर, और एक ब्लेडर होता है, ये वाला ब्लेडर है, एंड द यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा होता है। ठीक है, ये ब्लेडर से ट्यूब होता है, इन बॉडी के इंटरनली अंदरूनी हिस्से में रहता है। ठीक है, और ये फिर आगे जो है यूरिथ्रा होता है, ऑर्गन के पास जाता है, जो कि हमारा जो है वो यानी कि वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने के लिए ऑर्गन जो होता है, जैसे कि मेल में पीनस एंड वजाइना जो होता है फीमेल में। ठीक है, उसके साथ साथ है नेफ्रॉन आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द किडनी। नेफ्रॉन क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अब हमने जो ऊपर किडनी यहाँ पे लिखा, ये वाली किडनी, अब इनके फंक्शनल यूनिट्स यानी कि हमारी बॉडी के सेल्स हैं, तो उन सेल्स में से नेफ्रॉन को हम जो है वो क्या बोलेंगे? नेफ्रॉन जो है उसको हम बोलेंगे, नेफ्रॉन आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनीज की क्या है? फंक्शनल यूनिट्स हैं, विथ मिलियंस इन ईच किडनी, एक एक मिलियन होता है हर किडनी में। उसके नेफ्रॉन्स के भी दो टाइप्स होते हैं, जक्स्टा मेडुलेटरी नेफ्रॉन और कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ठीक है, ये क्या होते हैं? जक्स्टा मेडुलेटरी नेफ्रॉन क्या होते हैं? इनकी लूप ऑफ हैनल जो होती है एक्सटेंडेड होती है मेडुला के अंदर, और वो कुछ किडनी का स्ट्रक्चर बनाए ताकि आपको समझ में आ जाए। ये किडनी है, सपोज करें, फ़र्ज करें, अच्छी किडनी तो नहीं बनी लेकिन सपोज करें। अब इनके दो एरियाज़ होते हैं, एक ये वाला एरिया बीच वाला, और ये अपर एरिया। अब जक्स्ट्रा मेडुलेटरी नेफ्रॉन जो होते हैं वो यहाँ पे मौजूद होते हैं। ठीक है, और इनकी लूप ऑफ हैनल जो होती है यहाँ तक, इनकी रसाई इस बीच तक होती है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन यहाँ पर ही मौजूद होते हैं। ठीक है, बस यहाँ पर मौजूद होते हैं, ये डीप में नहीं आते। इसी तरह से हैव शॉर्टर लूप ऑफ हैनल। अब लूप ऑफ हैनल क्या होती है? कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये सपोज करें कि ये क्या है हमारे पास, इस तरह से बॉल लाइक स्ट्रक्चर है सपोज करें। ठीक है, ये एक किसी जो है परिंदे का बन गया है हमारे पास मुंह, लेकिन ये इस तरह से ऐसे होता है, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट होती है। ठीक है, एक प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है, यहाँ पे एक साइड को प्रॉक्सिमल करेंगे, ये प्रॉक्सिमल होगी, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये बाउमेंस कैप्सूल है, इसके अंदर ग्लोमेरुलस है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये लूप आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हैनल। हैनल ने बताया था, तो इसको, इस रीजन को बोलेंगे लूप ऑफ हैनल। तो ये लूप ऑफ हैनल जो होगी ये बीच में आएगी, तो हम उसको बोलेंगे जक्स्टा मेडुलेटरी। अगर ये लूप ऑफ हैनल यहाँ पे ही छोटी लूप ऑफ हैनल होती है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के पास, तो वो वहीं पे ही कॉर्टेक्स के रीजन में, या ऊपर वाला रीजन किडनी का कॉर्टेक्स कहलाता है, और ये मेडुला कहलाता है। ठीक है, किडनी का ऊपर वाला लेयर जो होगा, ऊपर वाला एरिया कनेक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉर्टेक्स बोलेंगे। ठीक है, दिस इज कॉर्टेक्स, ये ऊपर वाला। और ये जो है बीच वाला एरिया, उसको हम बोलेंगे मेड्यूला। ठीक है, हमारी किडनी जो होती है उसके बीच वाले एरिया को हम बोलते हैं मेड्यूला। ओके, और वो नेफ्रॉन यानी कि वो सेल्स, अब ये नेफ्रॉन क्या होते हैं? सेल्स होते हैं किडनी के, और 1 मिलियन, तकरीबन 1 मिलियन सेल्स होते हैं ईच किडनी में। ठीक है, और उसके बाद हम आएंगे पाइलोनेफ्राइटिस। ठीक है, पाइलोनेफ्राइटिस। अब ये पाइलोनेफ्राइटिस क्या होता है? ये एक डिजीज़ है यूरिनरी सिस्टम की, यूरिनरी सिस्टम का एक मीन्स के डिसऑर्डर है। अब इसको एक बैक्टीरिया काज करता है। अब बैक्टीरिया यानी कि ज़्यादा, और बैक्टीरियम यानी कि एक बैक्टीरिया, तो इसको ई कोलाई बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया की फुल फॉर्म जो होती है वो होता है इस्चर्चो कोलाई बैक्टीरिया। अब ये क्या करता है? यूरिनरी सिस्टम, ठीक है, यानी कि यूरिनरी सिस्टम में जो है वो बिगाड़ पैदा कर देता है, ख़राबी पैदा कर देता है, और यूरिन पास होने से दर्द वगैरह, ये सारी जो हैं इसकी निशानियां हैं। ओके, यूरिथ्राइटिस क्या है? ये इसको भी ई कोलाई बैक्टीरिया काज करता है। क्लैमाइडिया, ठीक है, क्लैमाइडिया और नेसेसरी गोनेरिया। ठीक है, नाइसेरिया गोनेरिया, अब ये प्रोनाउंसिएशन इसकी ज़रा सी इधर उधर हो सकती है। और सिस्टाइटिस, सिस्टाइसिस जो होती है, सिस्टाइटिस, अब टिस लफ्ज़ यहाँ पे भी आपको दिखाई दे, आप समझ लें कि ये सूजन की बात हो रही है, इन्फ्लामेशन की बात हो रही है। ठीक है, ये सिस्टाइटिस क्या है? इन्फ्लामेशन है, सूजन है ब्लैडर की। ठीक है, यूरिनरी सिस्टम में ऊपर मैंने आपको दिखाया था। अब यहाँ पे ये देखें,
यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला एरिया, ये हमने इसको कहा कि ये ब्लैडर है, ये हमारा क्या है, ब्लैडर है। तो इस ब्लैडर की सूजन को हम सिस्टाइटिस बोलेंगे। ओके, समझ में आ रहा है? सिस्टाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लैडर काज्ड बाय इकोलाई बैक्टीरिया। अब नीसेरिया, गोलेरिया या फिर क्लैमाइडिया और ये और इकोलाई, ये तीनों बैक्टीरियम हैं जो कि क्या काज करते हैं, ये तीनों याद रख लें। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यूरिनरी सिस्टम में डिफेक्ट्स कौन सी चीज़ें पैदा करते हैं, तो ये बैक्टीरिया काज करती हैं। हाइपर कैलेसीरिया, ठीक है, हाइपर कैलेसूरिया जो है इज़ अ हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन द यूरिन। अब यूरिन जो हम करते हैं यानी कि, ठीक है, अब यूरिन में पेशाब में अगर ये क्या हो जाए, कैल्शियम का लेवल हाई हो जाए, ठीक है, उसको हम बोलेंगे हाइपर कैलेसीरिया। और हाइपर ऑक्जेलेरिया यानी कि क्या हो जाए, लेवल हो जाए ऑक्सलेट्स का। ऑक्सलेट्स क्या होते हैं वो भी हम पढ़ते हैं। ये ऑक्सलेट्स का लेवल अगर हमारी यूरिन में ज़्यादा हो जाए तो हम उसको हाइपर ऑक्सलेरिया बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद नेफ्रोलिथ्राइटिस, नेफ्रोलिथियासिस एंड यूरोलिथियासिस क्या होती हैं? नेफ्रोलिथियासिस एंड यूरोलिथियासिस ये किडनी स्टोन्स हैं, रेफर्स टू किडनी स्टोन्स एंड लेथनोनेफ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन इन द किडनी। अगर दोनों किडनीज में हमारे पास सूजन हो जाए, किडनी के ऊपर सूजन हो जाए, तो उसको बोलेंगे लिथोनेफ्राइटिस, ठीक है, लिथोनेफ्राइटिस भी बोल सकते हैं इसे। और इनमें स्टोन्स आ जाएं, किडनीज में स्टोन्स आ जाएं, तो उसको यूरोलिथियासिस या फिर आप नेफ्रोलिथियासिस भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? इसके साथ साथ कैल्शियम ऑक्सलेट की अगर हम बात करें तो ये कॉमन टाइप है किडनी स्टोन का। कॉमन टाइप यानी कि काज, किडनी में स्टोन्स काज करने का सबसे ज़्यादा जो है रोल वो कैल्शियम ऑक्सलेट का होता है। तकरीबन 80 से 85, आपके बुक में 80 लिखा गया है, लेकिन अच्छा 80 से 85 केसेस जो होते हैं किडनी स्टोन्स के वो कैल्शियम ऑक्सलेट्स की वजह से होते हैं। और किडनी डिजीज़ जो होते हैं, किडनी फेल्यूर, और बाकी जो हैं 20% किसी और चीज़ की वजह से होते हैं, वो हम पढ़ेंगे आगे जाके। एक्यूट किडनी फेल्यूर, किडनी फेल्यूर, एक्यूट किडनी फेल्यूर में क्या होता है? सडन लॉस ऑफ किडनी एबिलिटी टू फिल्टर ब्लड। एक्यूट AKF या AKD इसे बोलते हैं, ठीक है, यहाँ, ठीक है। एक्यूट किडनी फेल्यूर में क्या हो जाता है? सडन लॉस ऑफ किडनीज एबिलिटी, किडनी अचानक से काम करना छोड़ देती है, तो उसको हम एक्यूट किडनी फेल्यूर बोलते हैं। इसी तरह से क्रोनिक किडनी डिजीज CKD जो है, इसमें ग्रेजुअल स्लोली किडनी अपना काम करना छोड़ देती है, तो उसको हम क्रोनिक किडनी डिजीज़ बोलेंगे। डायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट या फिर अनवांटेड टॉक्सिक सब्सटेंस को निकालता है। कहाँ से? ब्लड में से निकालता है। जैसे कि हमारे किडनी का काम क्या होता है? इसका काम होता है खून को साफ़ करना। तो ये खून को साफ़ करने के लिए किडनीज होती हैं। अगर किडनीज ही हमारे, ठीक है, अगर गुर्दे ही ख़राब हो जाते हैं तो फिर डायलिसिस पे पेशेंट को रखना पड़ता है। डायलिसिस के टाइप्स कितने होते हैं वो भी आगे जाके देखते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अनवांटेड टॉक्सिक सब्सटेंस को ब्लड में से निकाला जाता है। अनवांटेड यानी कि जो चीज़ ब्लड में नहीं होनी चाहिए, जैसे कि हमने कहा कि क्रेटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये नहीं होनी चाहिए, तो इनको अगर निकालेंगे तो आर्टिफिशियल मीन्स से, ठीक है, मसनूई तरीके से, तो हम उसको बोलेंगे डायलिसिस। ठीक, काफ़ी पेशेंट जो हैं अभी पाकिस्तान में डायलिसिस पे चल रहे हैं। एंडोथर्म्स एंड होम्योथर्म्स की बात अगर करें तो आर एनिमल्स दैट मेंटेन कांस्टेंट बॉडी इंटरनल टेम्परेचर। अब एंडोथर्म्स या फिर होम्योथर्म्स क्या होते हैं? जो कि कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं एक रेंज पे। जैसे कि हम एक रेंज है, जो कि हमारी एक रेंज है 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है, 98.6 फ़ारेनहाइट। और अगर इसको हम सेल्सियस स्केल में देखें तो ये 37 जो है सेल्सियस होता है, ठीक है। ये याद कर लें, नोट कर लें, पिछले बार भी ये एग्जाम्स में पूछा गया है NTS की। ओके, हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया क्या होता है? हाइपोथर्मिया जब बॉडी का टेम्परेचर है ड्यू टू एक्सपोजर टू द ओल्ड, ठीक है। हाइपोथर्मिया यानी कि बॉडी का टेम्परेचर गिर जाता है
अब एक्सपोजर टू द कोल्ड इन्वायरमेंट, जब भी सर्दी होगी कोल्ड इन्वायरमेंट में बॉडी का टेम्परेचर गिरने लगता है तो हाइपरथर्मिया यानी कि बढ़ जाना, हाइपोथर्मिया यानी कि गिर जाना। हाइपोथर्मिया हो जाता है, हाइपरथर्मिया अगर हो जाए तो डॉक्टर से रुजू करना पड़ता है। हाइपोथर्मिया हो जाए तो फिर हमें कंबल वगैरह, ब्लैंकेट वगैरह या फिर कपड़े गर्म पहनने पड़ते हैं। ठीक है। अमोनिया हमारे पास प्रोड्यूस बाय टेरेस्ट्रियल एनिमल्स इज कन्वर्टेड। अब टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड एनिमल्स हैं जैसे कि हम, तो इसमें अगर अमोनिया प्रोड्यूस हो रही है तो इसको फ़ौरन कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे कि हमने पढ़ा कि ये क्या है, हाईली टॉक्सिक है, तो इसको कन्वर्ट किया जाता है फ़ौरन किस चीज़ में, इसको यूरिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यूरिया में, फिर यूरिया को निकाल दिया जाता है यूरिन के थ्रू। ठीक है, इसको फ़ौरन ही कन्वर्ट कर दिया जाता है बेटा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये हाईली टॉक्सिक है, यूरिया से तकरीबन 1,00,000 मरतबा टॉक्सिक है ये गैस। ठीक है, यूरिया देखें, अभी यूरिया भी एक नाइट्रोजनस वेस्ट है और इसका फॉर्मूला भी देख लें। ये नाइट्रोजनस वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है, ये प्रोटीन ब्रेकडाउन की वजह से बनता है। जो भी चीज़ें हम प्रोटीन खाते हैं जैसे कि मेमल्स, एम्फीबियंस और ये सम फिशेस प्रोटीन जैसे कि खाते हैं हम, एग्स वगैरह खाते हैं, ये सारी चीज़ें अगर हम खाते हैं तो हमें यूरिया और ये नाइट्रोजनस वेस्ट बनेगा, जिसको लाजमन हमारी बॉडी जो है क्या करेगा, अगर ये डाइजेस्ट करके ब्लड को देता है तो ब्लड इसमें से लाजमी तौर पे क्या करेगा कि इसको बाहर निकालेगा थ्रू द प्रोसेस जिसको हम एक्सक्रीशन बोलते हैं और थ्रू द किडनी। द बायोस्फीयर इज़ द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट। अब ज़मीन के हर उस हिस्से को जहाँ पे लाइफ मौजूद है उसको बायोस्फीयर बोलेंगे। ठीक है, लेक्चर ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे, ये लेक्चर जो होगा 50 पॉइंट्स पे डिपेंड होगा, यानी कि 50 पॉइंट पे निर्भर है। और यहाँ पे हम बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, प्रोड्यूसेस मैनी बायोडाइवर्सिटी, यानी कि लाइफ में चेंजिंग की वजह से बायोडाइवर्सिटी, उनमें चेंजिंग की वजह से हमें क्या मिलते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। बायोडाइवर्सिटी जो कि अभी तक एवोल्यूशन अभी तक हमारे पास कंटिन्यू है, इंक्लूडिंग फाइबर, ऑयल, डाइज, रबर, डाइवर्सिफिकेशन की वजह से हमें क्या मिलते हैं, ये सारे डाइज, रबर एंड टिम्बर, पेपर भी हमें मिलता है, उनको डाइवर्सिफाई किया है हमने। ठीक है, और पेपर्स वगैरह, पेपर जैसे कि आपको पता है कि सेलुलोज में से मिलते हैं, एंड फूड भी हमें डिफरेंट वैरायटी के बायोडाइवर्सिटी की वजह से मिले हैं। ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि हम पढ़ के आ चुके हैं, ये एक ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और मॉडर्न क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द 5 किंगडम्स। कितने किंगडम्स हैं हमारे पास, 5 किंगडम। ठीक है, कितने किंगडम्स, 5 किंगडम्स में ये बेस्ड है। उसके बाद प्रॉब्लम्स इन द बायोलॉजी आर एड्रेस्ड यूजिंग बायोलॉजिकल मेथड्स। बायोलॉजिकल मेथड्स को यूज़ करते हुए बायोलॉजी में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम जो है सॉल्व करते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास एक प्रॉब्लम आई थी रिसेंटली जिसको हम कोविड-19 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोविड-19 बोलेंगे। तो ये कोविड-19 जो था, कोरोना वायरस जो था, ये हमारे पास एक प्रॉब्लम बन गया था। तो साइंटिस्ट ने, बायोलॉजिस्ट ने क्या किया कि बायोलॉजिकल मेथड को यूज़ करते हुए इस प्रॉब्लम को हल किया, जिसमें ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, फिर इसी तरह से जो है वो हल किया गया इस मसले को। तो इस मसले को हल करने की साइंस को बायोलॉजिकल मेथड बोलेंगे, बायोलॉजिकल सिस्टम भी बोल सकते हैं। बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस, अब बायोलॉजिकल की जो एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि हमने बायोकेमिस्ट्री की मदद से या बायोफिज़िक्स की मदद से स्पेग्नोमैनोमीटर, थर्मामीटर और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं बना ली हैं, ग्लूकोमीटर वगैरह ETC। तो ये सारी क्या हैं, बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस हैं जिसकी वजह से हमारी हेल्थ, हमारा फूड क्वालिटी एंड एनवायरनमेंट और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ जो है वो बेटर हुई है। बायोकेमिस्ट्री को देखें तो ये ब्रांच है जिसमें हम बायोकेमिकल्स एंड केमिकल प्रोसेस पढ़ते हैं। स्पेशली इसमें बायोकेमिकल्स जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और ये हमारी बॉडी में कैसे फंक्शंस करते हैं, काम करते हैं लिविंग चीज़ों की बॉडी में, लिविंग थिंग्स की बॉडी में। तो ये बायोकेमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द बायोकेमिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सिंपली मेटाबॉलिक एक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, एक्शंस एंड रिएक्शंस जो हमारी बॉडी में होते रहते हैं उनको। उसके बाद है हमारे पास प्रोटोप्लाज्म की। अगर हम बात करें तो प्रोटोप्लाज्म को ऊपर हम डिफाइन इसी लेक्चर में करके आए हैं। इस प्रोटोप्लाज्म में मेनली कंसिस्ट ऑफ वाटर, H2O का मिलके बनता है, प्रोटीन का मिलके बनता है, कार्बोहाइड्रेट का मिलके बनता है, और ये लिपिड और न्यूक्लिक एसिड कॉन्जुगेटेड चीज़ें भी मिलती हैं। ये 70 से 90% जो है वो पानी का मिलके बनता है। ठीक है, H2O का मिलके बनता है प्रोटोप्लाज्म का। ठीक है,
उसके बाद वाटर इज द मोस्ट एबंडेंट एंड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लिविंग सेल्स। वाटर लिविंग सेल में, जैसा कि अभी 70 to 90% हमने कहा कि ये प्रोटोप्लाज्म में H2O होता है, प्रोटीन, ये सारी जेली लाइक सब्सटेंस एक सस्पेंशन बनाता है। तो वाटर मोस्ट एबंडेंट, एबंडेंट यानी कि सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली चीज़, कंपोनेंट यानी कि हिस्सा, ठीक है। लिविंग चीज़ की बॉडी में जो हिस्सा है वाटर का वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आर, अब कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल क्या है? पॉलीमर्स, जैसे कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, प्रोटीन हो गया, ये सारी क्या है? ये हमारे ये क्या है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं। फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन, ये कंडेंसेशन से मिलते हैं। एंड डिकम्पोज बाय द मोनोमर्स, और इनको डिकम्पोज किया जाता है हाइड्रोलाइसिस, पानी की मौजूदगी में। अगर समझ लें यहाँ पे ये दो क्या है, इनको जोड़ना है तो ठीक है, पानी मीन्स के इनको क्या करेगा, मीन्स के पानी के थ्रू ये क्या करेंगे, कंडेंसेट हो जाएंगे, कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा, पॉलीमर्स बन गए, ठीक है। लेकिन इनको तोड़ना होगा, फिर भी वाटर मॉलिक्यूल इन पर रिएक्ट करेगा और इनको हाइड्रोलाइज कर देगा। पानी की मौजूदगी में इनकी हाइड्रोलाइजेशन होगी, तो हाइड्रोलाइसिस होगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोलाइसिस ऑफ द पॉलीमर्स या फिर ब्रेकडाउन ऑफ द पॉलीमर्स, ठीक है। आई होप के दिस लेक्चर जो है आपके लिए फ़ायदेमंद ये लेक्चर साबित होगा। और 50 पॉइंट्स हमने क्लियर की, और इसी 50 पॉइंट्स में से आपकी टेस्ट भी ली जाएगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आपको बहुत जल्द प्रोवाइड किया जाएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।